बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया क्या शुरू हुई। सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में तलवारें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बाद में पहले विपक्ष के अपनों के बीच खिंच गई है। कल तक जो विपक्ष दिल्ली से लेकर पटना तक एकजुट होकर बीजेपी को पछाड़ने का दम भर रहा था, आज बांकीपुर की जमीन पर पैर रखते ही उस तथाकथित महागठबंधन की दरारें पूरी तरह नुमायां हो चुकी हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ कह चुके हैं कि बांकीपुर से लालटेन ही जलेगी और अंतिम फैसला लालू तेजस्वी करेंगे। शाम होते होते आरजेडी ने रेखा गुप्ता की बांकीपुर सीट से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के असितनाथ तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस यहां किसी को वॉक ओवर नहीं देगी। पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, ना किसी बैसाखी का सहारा लेना चाहिए। हद तो तब हो गई जब कल तक प्रशांत किशोर की पैरवी करने वाली कांग्रेस नेता आज अपनी ही ढपली और अपना ही राग अलापते नजर आए। इधर विपक्ष के सिर फुटबॉल मची तो उधर एनडीए की बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी के शहनवाज हुसैन का तो साफ कहना है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से है ही नहीं, उनकी लड़ाई तो आपस में है। इस बात को लेकर कि बांकीपुर में नंबर 2 पर कौन आएगा और नंबर 3 पर कौन रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन तो यहां तक कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग डरकर मैदान छोड़ चुके हैं। इन सब के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर के मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इसे बिहार की राजनीति में बदलाव का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। स्क्रीन पर सवाल को रखिएगा जरा। सवाल नंबर 1, क्या बांकीपुर में विपक्ष का मुकाबला एनडीए से है या यह सिर्फ आरजेडी बनाम कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है? आरजेडी रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना चुकी है, तो क्या कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव से पहले ही बिखर चुका है विपक्ष और बिखरे विपक्ष को जनता विपक्ष पर कितना भरोसा करेगी? सवाल नंबर 3, क्या प्रशांत किशोर का बदलाव का दावा बांकीपुर की जनता को रास आएगा या बांकीपुर की जागरूक जनता एक बार फिर एनडीए पर ही भरोसा करेगी, मुहर लगाएगी? सवाल नंबर 4, क्या त्रिकोणीय मुकाबले में स्थानीय मुद्दे और विकास के वादे हावी रहेंगे या फिर अंततः चुनाव जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगा? और सवाल नंबर 5, बांकीपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के मुकाबले बीजेपी किसे टिकट देगी और क्या बीजेपी नितिन नवीन का किला बचाने में कामयाब रह पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पटना सेंट्रल का बेहद प्रतिष्ठित और वीवीआईपी सीट बांकीपुर। बीजेपी की परंपरागत माने जाने वाली इस सीट से नितिन नवीन लगातार जीतते रहे थे, पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। अब 30 जुलाई को यहां विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल तक कांग्रेस के नेता पीके को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, तो अब पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। जबकि महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी ने तो उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। रेखा गुप्ता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। श्रीमती रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था और 43,000 वोट उनको आया था और सेकंड किया था, तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। श्रीमती रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था
और करीब 47,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। बयानों से साफ है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। 6 जुलाई से नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस आरजेडी में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। सुनिए। बांकीपुर में विपक्ष की लड़ाई भाजपा से नहीं, आपस में है। जन स्वराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कर रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव तो यूरोप के यात्रा पे चले गए और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिर्फ फिटौवल चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं बल्कि उनकी आपस में ही है। ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, ये तो 3 अगस्त को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। पर चुनावी ताल जिस तरह से हर कोई ठोक रहा है, उससे यही सवाल उठ रहे हैं कि बांकीपुर में किसके बीच होगा मुकाबला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांकीपुर से कौन मैदान में होगा और किसको पैर पीछे खींचने पड़ेंगे? बीजेपी की ये प्रतिष्ठित एक तरह से कहें कि अजय है सीट, क्या इस बार बीजेपी का फिर से कमल खिला पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर करते हैं बहस। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। पीयूष शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जेडीयू से जुड़ रहे हैं, विवेक कुमार जनस्वराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल शिशिर कौंडिल जी आपसे, बांकीपुर सीट से कौन है चुनावी मैदान में? आरजेडी ने तो अपना चेहरा सामने रख दिया, रेखा गुप्ता जनस्वराज से भी सामने आ चुका है। आप जनस्वराज को समर्थन कर रहे हैं आरजेडी को, या अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे? दरअसल क्या है संतोष कि हम लोगों ने पूर्व में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी गठबंधन जो होता है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है और हर बात में, जैसे मान लिया चुनाव की जहां तक बात आती है, तो चुनाव में एक जो है समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ये नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किसी भी गठबंधन दल से बात किए बगैर उसने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो वो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार नहीं है, वो आरजेडी का उम्मीदवार होगा जो जिसे आरजेडी ने घोषित किया है। बेसिकली ये स्पष्ट है कि भाई चुनाव, वैसे तो मैं बताऊं आपको कि बांकीपुर का जो चुनाव हो रहा है उस सीट पे कांग्रेस की दावेदारी बनती है। कांग्रेस की वो परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार पिछले बार भी चुनाव में मान लिया कि इंडिया अलायंस में ये तय हुआ था और सब लोगों के साथ बैठ करके तय हुआ था ये कि जो उम्मीदवार होगा वो आरजेडी का होगा। सब लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो आरजेडी ने किसी भी साथी को विश्वास में लेने का काम नहीं किया। तो साफ है कि जो आरजेडी का उम्मीदवार है वो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार नहीं है, पहले आपने आरजेडी के लिए छोड़ दी बतौर बड़े भाई या ये कह लें सहयोगी गठबंधन के तौर पर, सहयोगी दल के तौर पर आपने बड़ा दिल दिखाया और आरजेडी को ये सीट दे दी, तो उन्होंने सोचा कि 6 महीने बाद भी उनकी सीट हो गई। नहीं, बेसिकली सोचना क्या है संतोष जी, इसमें कोई भी अगर एलाई पार्टनर है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, तो सम्मान तो सबका करना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी सबका बराबर सम्मान करती है, छोटे हो बड़े हो, छोटे दल को भी सम्मान कांग्रेस पार्टी देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर सम्मान देती है तो कांग्रेस पार्टी अपेक्षा भी रखती है सम्मान की। और इस हिसाब से अगर उम्मीदवार घोषित करना था राष्ट्रीय जनता दल को, तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास में लेकर के और बाकी भी जो दल है, जो एलाई पार्टनर हमारे हैं, सबको विश्वास में लेकर के एक बैठक के बाद अगर उम्मीदवारी घोषित होती तो ये एक आइडियल होता।
लेकिन चूंकि बिना पूछे, बिना तय किए, बिना बैठक किए, बिना किसी कंसेंट के राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मैं साफ करना चाहूंगा कि वो उम्मीदवार इंडिया अलायंस का नहीं होगा, वो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मतलब होगा। कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। अभी मैं ये, चूंकि ये बातें टेलीविजन पे बैठ के नहीं हो सकती, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बात करके और इस हिसाब से चीजों को कैसे किया जाएगा, क्या बेहतर हो सकता है भविष्य के लिए, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको लेकर के बहुत कंसेंसस है और इस पे बात चल रही है। आगे जो कुछ भी होगा अब आपके सामने होगा। उत्पल वल्लभ जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता को सुन ही रहे हैं, दर्द उनका सुन पा रहे होंगे आप कम से कम बात कर लेते। अगर आपको अपना कैंडिडेट उतारना था, आपने बात भी नहीं की अपने गठबंधन दल से। जी नमस्कार। रेखा जी महागठबंधन की उम्मीदवार थी पिछले चुनाव में, और महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे वो चुनाव भी लड़ी थी। इस बार भी वही उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव में उतारा है। जितने सीटों पे कंसर्निंग के साथ में उतारा गया था, उन सीटों में बांकीपुर भी था, और बांकीपुर राष्ट्रीय जनता दल के खाते में थी। शायद इसीलिए पार्टी ने उनको उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन एक गठबंधन के तौर पर मैसेज देना तो आपका काम था। कांग्रेस तो पीके के साथ भी जाने को तैयार थी। वो कह रही थी, कल तक जो स्टेटमेंट आ रहे थे कि सबको मिलकर पीके को लड़ा देना चाहिए। अगर शायद आप इनसे बात करते और कहते नहीं, पीके के साथ नहीं जाना, इंडिया गठबंधन अपना चेहरा आगे करेगा, तो शायद आपके उम्मीदवार की भी पर भी हामी भर देते। क्योंकि अब तो ये एक तरह से मनमानी हो गई। आपने अपना कैंडिडेट बिना अपने सहयोगी दलों को बताए उतार दिया मैदान में, चेहरा भी साफ कर दिया, उनको खबर भी नहीं है। यस संतोष जी, इस विषय में जितनी बार आप पूछेंगे वही जवाब है। चूंकि बांकीपुर सीट पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे ये गुप्ता जी चुनाव वहां से, तो रिजल्ट क्या था? इतना ही मैं कह रहा हूं। 6 महीने पहले जो रिजल्ट आया था, 51,000 वोटों से आपकी जो प्रत्याशी थी उनकी शिकस्त हुई थी। 51,000 एक बड़ा मार्जिन होता है विधानसभा में। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उपचुनाव या फिर आगे जो भविष्य में होने वाले चुनाव है वही रिजल्ट होगा। इसका मतलब कतई नहीं होता है। रिजल्ट बहुत चीज पे डिपेंड करता है। रिजल्ट तय करती है पार्टियां, नहीं तय करती है। हम टीवी पर नहीं तय करेंगे रिजल्ट तय करेंगे बांकीपुर की मतदाता। बांकीपुर की वो मतदाता रिजल्ट तय करेंगे जो जिनके सामने में आपने चुनाव में क्या वादे किए थे और बांकीपुर में आपने क्या किया। मैं समझता हूं कि बांकीपुर वो सीट है पूरे बिहार का जहां सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा ये अस्पताल है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग अपने जीवन और यापन के लिए आकर के अपनी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ रहते हैं। इन सारे आधारों पे जो वर्तमान सरकार है, जिसको कि बम्पर मत से बिहार के लोगों ने नवाजा, और उसके बदले में आप क्या दिए, ये सरकार क्या दी है, ये देख लीजिए। सरकार दी है कि पूरे बिहार से जो छात्राएं आती है, इसी इलाके में सबसे ज्यादा हॉस्टल है यहां पढ़ने के लिए, अब सब वापस बुला लिए। सब गार्जियन डरे सहमे हुए हैं। यही बांकीपुर के में सबसे ज्यादा ये सब चीज हुए हैं। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यही बांकीपुर में कईया कैसे घटनाएं घटी हैं, ना। तो मतदाताओं के लिए वो महत्वपूर्ण है कि सरकार को जो 202 सीट दिए, 202 बतौर गठबंधन आपकी जिम्मेदारी क्या थी, विशेष तौर पर पूरे बिहार में। और चूंकि गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, महागठबंधन में, जिसको इंडिया अलायंस भी कह लो बिहार का, अगर उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी आप हैं, सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस आपके साथ चली जाती है, फिर आपने इनको भरोसे में नहीं लिया, अपना प्रत्याशी उतार दिया, नाराजगी तो उस पर है ना। नहीं, ये पार्टी नेतृत्व इस पे बात करेंगे। गठबंधन के तौर पे मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मैं पार्टी के तौर पे, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जो निर्णय लिया गया है उस पे मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। गठबंधन के तौर पे सीनियर लीडर ही बात करेंगे। नहीं तो आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आपकी पार्टी ने जो फैसला लिया है
वो किस आधार पर लिया? आप जितनी बार ये सवाल पूछेंगे उसका यही जवाब, उसके जितनी बार आप ये सवाल पूछेंगे उसका एक ही जवाब मिलेगा। आप पूरे डिबेट में पूछते रहिए, जवाब यही है कि महागठबंधन के पिछले चुनाव में उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी थी, इस बार भी हैं। ठीक, विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को आपने आगे किया है और बांकीपुर से आगे किया है। यहाँ के कुछ आंकड़े आपको बता दूं। 2010 में प्रशांत किशोर, माफ कीजिएगा, नितिन नवीन यहां से 60,840 वोटों से जीते। 2015 में 39,767 वोटों से जीते। 2020 में 39,036 वोटों से जीते और 2025 में जो सबसे ताजा भी रिजल्ट आया था 6 महीने पहले, उसमें 51,936 यानी कि तकरीबन 52,000 वोटों से वो जीते हैं। उस सीट पर आप प्रशांत किशोर को आगे कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। पहले भी आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला है, समय दीजिएगा, बहुत सुलझाव डिबेट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपसे आग्रह है कि बांकीपुर कोई आम उपचुनाव नहीं है। बांकीपुर एक ऐतिहासिक उपचुनाव है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक राजनीति में एक वाटरशेड मूवमेंट होने वाला है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पिछले 40 साल से यहां पर एक ही गठबंधन, आप एनडीए कहें या भाजपा, जीत रही है। और कई लोगों से आप बात करेंगे बिहार में तो बोलते हैं कि अच्छा पटना से बांकीपुर जाते हो। उनको पता ही नहीं कि बांकीपुर तो पटना में ही है, जो बिहार की राजधानी है और नर्क से बदतर स्थिति है। बांकीपुर के जो 24 वार्ड हैं उसमें आप कल कैमरा भिजवा दीजिए। जो लोग विकास की बात कर रहे हैं उनको हमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप 24 वार्ड में कैमरा भिजवा दीजिए और आपको नर्क से बदतर स्थिति बांकीपुर में दिखेगी। इसीलिए ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव इस बात के लिए नहीं है संतोष जी की प्रशांत किशोर जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। ये चुनाव है कि क्या बिहार की जनता, बिहार की वो जनता जो सबसे पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता है, क्या वो इस बार जो अपराधी हैं, फर्जीवाड़ा के लिए जाने जाते हैं, उनको हराने का काम करेगी कि नहीं करेगी? के पास आऊंगा। ये जनता ये जनता इस बार तय करेगी। संतोष जी गलत टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। संतोष जी हम भी प्रशांत किशोर पर गलत जब टिप्पणी करने का काम करेंगे तो आप मत रोकने का काम करेंगे। संतोष जी देखिए, यहाँ पर डिबेट करने आए हैं, नहीं, शब्द मर्यादित भाषा में आप डिबेट करने का काम करें। अरे आप मर्यादित भाषा में डिबेट करने का काम करें। जिन्होंने राजनीति को व्यवसायीकरण करने का काम किया, जिन्होंने राजनीति को केवल जेल में रहा है, जिन्होंने राजनीति, अरे जिन्होंने जेल में रहा है, गलत बात बोल रहे हैं। ये बता दें कि जो आप अपने टर्न पर अपनी बात को रखिएगा। एक व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेगा तो दर्शकों तक पहुंचेंगे ना। विवेक जी का टर्न है, एक बार बात कंप्लीट होने दीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इनसे बिहार की जनता पिछले 6 साल से पूछ रही है। मैं फिर से बिहार की जनता के सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। इनसे साधारण सा सवाल पूछना है, ये नहीं जवाब दे पा रहे। क्या ये 6 हत्या के अभियुक्त हैं, हाँ या ना? क्या ये 6 महीना जेल में रहे हैं, हाँ या ना? क्या इन्होंने कहा है कि कोई एक दिन भी जेल में जाए तो उसको पद से हटा देना चाहिए, हाँ या ना? क्या इन्होंने अभी फेक इनकाउंटर कराया भरत भूषण तिवारी का? हाँ। एक मिनट संतोष जी, 1 मिनट। विवेक जी मेरे भी सवाल का जवाब देते रहिए। संतोष जी 1 मिनट बस। 6 महीने पहले आपने इन्हीं मुद्दों पर देखिए, बस 1 सेकंड खत्म कर रहे हैं, हाँ या ना? और 6 महीने पहले आपको कितनी सीटें आई? या तब आप मैसेज देने में कामयाब नहीं रहे, या अब मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पा रहे? संतोष जी, हम 0 सीट वाले पार्टी हैं, अपराधी वाले पार्टी तो नहीं है, फर्जी नाम देने वाले पार्टी तो नहीं है, आप ये कह रहे हैं, तो नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि फेल तो नहीं है, पीएफसी का झूठा कोर्स करने वाले पार्टी तो नहीं है। आया है, बिहार की जनता ने जनादेश गलत दे दिया, आप ये कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल, आप समय दीजिए संतोष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, समय दे दीजिएगा। बिहार की जनता ने किसको जनादेश दिया है? यही बहुत अच्छा सवाल किया है, किसको जनादेश दिया है? 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को जनादेश नहीं दिया है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम तो भाजपा से भी, अरे हम तो भाजपा से भी समर्थन मांग रहे हैं कि वो भाजपा, अरे वो भाजपा के लोग जो सम्राट चौधरी के शासन से दुखी हैं, बुलडोजर शासन से दुखी है, उसके खिलाफ अगर आपको वोट देना है तो दीजिए। ये चुनाव बांकीपुर की जनता
और सम्राट चौधरी के खिलाफ है, ये उनके ऊपर रेफरेंडम है, ये और किसी के ऊपर रेफरेंडम नहीं है। संतोष जी, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता जो भाजपा के समर्थक हैं उनको भी बोल रहे हैं कि आपको अगर मोदी जी तक बात पहुंचानी है तो मोदी जी तो आपको फोन करेंगे नहीं, आप बटन दबाइए ताकि नेता के मन में जनता का डर बैठे। वो बटन है प्रशांत किशोर, वो बटन दबाइए, मोदी जी को घंटी बजेगी और सम्राट चौधरी चुनाव के बाद सारी अपील आप जब अभी पब्लिक के बीच में जाएंगे, संतोष जी, तब आप करेंगे ना। संतोष जी, मैं मुद्दे पर सवाल पूछ रहा हूं, आप अपील करने लग रहे हैं। क्यों जी? हम किसी के विरोध में नहीं है, जनता संतोष जी, जनता आपने जन सुराज के प्रवक्ता को काफी समय देने का काम किसी के विरोध में नहीं है। यही कंफ्यूजन फिर आपको दिक्कत दे जाता है। चार सवाल का जवाब ले। अरे मैं सवालों का जवाब पीयूष जी के पास ही जा रहा हूं। सुन लीजिए ना, पीयूष जी से पूछ रहा हूं। बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। हाँ पूछिए, 4 सवाल का जवाब पूछ लीजिए। संतोष जी, संतोष जी घुमाने का काम मैं चारों सवाल का जवाब देता हूँ। जवाब दे दीजिए। आपने जन सुराज के प्रवक्ता को काफी आपने जन सुराज के प्रवक्ता को काफी समय दिया। आपको उन्होंने आराम से सुना, आप आराम से सुनिएगा प्लीज। डिबेट को इससे खराब नहीं, मुझे संजय जी तक पहुंचना है, चूंकि संजय जी से मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं, इसीलिए प्लीज पीयूष जी। संतोष जी, प्रशांत किशोर केवल अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, केवल भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। आपने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखने का काम किया था। पूरे बिहार में इन्होंने घूम घूम कर करके एसी तंबू, हर विधानसभा में एसी तंबू बना करके बिहार की भोली भाली जनता को अपने भ्रम में, अपने अफवाह में डालने का भरपूर प्रयास किया। बिहार की जनता ने परिणाम में क्या दिया? 238 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया था। 236 विधानसभा में इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। 238 विधानसभा सुनिए ना, फिर गलत बात है। अरे ताकत है तो साहस है तो सुनने का काम कीजिए ना। जवाब दीजिए ना। अरे साहस है तो सुनने का काम कीजिए। दूसरी बात, पीएफसी किए हैं। अरे दूसरी बात 7वीं पास सुनिए ना, प्रशांत किशोर, बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर राजनीति के व्यवसायीकरण का एक नया चेहरा है, हत्यारा नहीं है। जबकि अरे हत्यारा कौन है? यह कोर्ट माननीय न्यायालय ने फैसला करने का काम किया है। यह माननीय न्यायालय ने फैसला करने का काम किया है। अभी मुकदमा का नोट या फिर जनता पर भी भरोसा नहीं करते। अभी मुकदमा का नोटिस आया है, अभी बेतिया न्याय। संतोष जी, ये बीच में डिबेट को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। आप टॉपिक पर रहिएगा प्लीज। नहीं है इन्हें सुनने का। संतोष जी दीजिए, हम आपका सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। संतोष जी, ये राजनीति का व्यवसायीकरण करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपने बिहार के विधानसभा 2025 में देखने का काम किया था। ये उम्मीदवारों के चयन के नाम पर हर एक उम्मीदवारों से एक विधानसभा में 21,000 रुपए आवेदन पत्र के साथ लेकर के कितना बड़ा फ्रॉडिज्म करने का काम किया, यह बिहार की भोली भाली जनता ने देखने का काम किया। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए बिहार की जनता से इन्होंने लूटने का काम किया। एक उम्मीदवारों से 243 विधानसभा। अरे आंकड़े हैं ना, आपके उम्मीदवारों ने मीडिया के समक्ष आकर के बयान देने का। अरे आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए कि एक उम्मीदवारों से आवेदन में, उम्मीदवारी के आवेदन में 21 हजार रुपए क्यों लेने का काम किया था? कितने हजार करोड़ रुपए लेकर के, अरे कितने हजार करोड़ रुपए लेकर के प्रशांत किशोर। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ बीच में, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं संतोष, आप ही से सवाल है पीयूष जी, आप ही से सवाल है। 2 मिनट का समय और दीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि आप 6 महीने पहले की बातें कर रहे हैं। उस पर इनको 236 सीटों पर जमानत जब्त हो चुकी है। मैं आज की स्थिति में बात करना चाह रहा हूं। आप पूरी एनर्जी, आप पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर, रेखा गुप्ता पर आप कुछ बोल नहीं रहे। उनको बड़ा प्रत्याशी नहीं मान रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी। संतोष जी सुन लीजिए ना, संतोष जी सुन लीजिए। सही बात संतोष जी, अरे आप सुनिए संतोष जी, इस तरह से डिबेट जब ये बोलेंगे तो मैं इनकी एक बातों को नहीं बोलने दूंगा। संतोष जी, प्रशांत किशोर, अरे जनता तो आपको 2025 के चुनाव में आपको औकात दिखाने का काम किया। अरे जनता ने आपको करारा जवाब देने का काम किया। अभी 2 मेहमान मेरे पास हैं। संतोष जी ना,
संतोष जी क्या है ना कि न्यूज 18 जैसे महत्वपूर्ण चैनल पर ये कभी आए नहीं है। संतोष जी क्या है ना, संतोष जी ये न्यूज 18, संतोष जी क्या है ना, संतोष जी अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। संतोष, क्योंकि मुझे डिबेट बढ़ानी है, मुझे मैं पहले भी बता चुका हूँ मधुरेंद्र पांडे जी की, संतोष जी अराजकता पैदा करने वाले लोग तरह के ना इमोशनल गालियां ना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप किसी और प्रवक्ता को के समय को खराब करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं, इनसे जवाब संतोष जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना संतोष जी, अपना नाम जानते हैं, संतोष जी बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता ऐसे फ्रॉड, ऐसे दलाल और राजनीति को जो व्यवसायीकरण करना चाहता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता काफी है। अच्छा, मैं मधुरेंद्र पांडे जी की तरफ जा रहा हूं, मैं मधुरेंद्र पांडे जी की तरफ जा रहा हूं। नहीं संतोष जी, नहीं संतोष जी, संतोष जी एक मिनट आप, एक कमेंट उनका भी ले लूं, एक मिनट, अरे उनका एक कमेंट उनका भी ले लूं, बाकी सभी की स्टूडियो में आवाज डाउन रखिएगा। और देने का मधुरेंद्र पांडे जी आ रहा हूं सर, अभी डिबेट 1 घंटे की है, अभी तो शुरू हुए हैं। संतोष जी भारतीय जनता, अरे पीयूष जी अभी शुरू हुए हैं, आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? नवीन जी को संगठन मधुरेंद्र पांडे जी पद पर बैठाने का काम किया है। बाकी बिहार सहित बाकी पूर्व विधानसभा की तमाम जनता को विश्वास और एक सम्मान देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने। आज जब बांकीपुर का उपचुनाव है तो बांकीपुर की महान जनता भी उस सम्मान को विश्वास के साथ वापस करने का काम करेगी। बांकीपुर की जनता को संगठन के सबसे सर्वोच्च पद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिला है और उस सम्मान और विश्वास को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बांकीपुर की महान जनता और लगभग 4 ठीक, मैं समझ गया आपका मैसेज। मैं मधुरेंद्र पांडे जी की तरफ जा रहा हूं। मधुरेंद्र पांडे जी आई है 2005, क्या जो महागठबंधन में कंफ्यूजन नजर आ रहा है, कंफ्यूजन तो शब्द इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, अब जो सिर्फ टवल नजर आ रही है, आरजेडी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देती है, कांग्रेस से नहीं पूछती, लेफ्ट से नहीं पूछती, बाकी जो महागठबंधन में पार्टियां हैं उनसे नहीं पूछती। क्या बीजेपी की ओर से आपसे इसको लेकर बातचीत हुई है? उम्मीदवार कौन होगा आपको विश्वास में लिया गया है? एनडीए की बाकी जो घटक दल है उनको विश्वास में लिया गया है? संतोष जी, एनडीए में जो भी निर्णय लिया जाता है वह एनडीए के शीर्ष नेताओं की एक बैठक होती है और उसमें जो निर्णय लिया जाता है वो मान्य होता है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। राजद और कांग्रेस की तरह नहीं है कि जब जब चुनाव होता है तब तब पहले राजद पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है, न उसके पास कोई नीति है और न सिद्धांत है, चाहे राजद तो हो या बांकीपुर जो सीट है उससे बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, जेडीयू का नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए के जो शीर्ष नेता तय करेंगे वो बिल्कुल सभी घटक दलों को मान्य होगा। और इसमें अभी तक क्या तय हुआ है? हम क्या मान के चले, जेडीयू का चुनाव चिन्ह नजर आएगा वहां पर प्रत्याशी के पीछे या बीजेपी का? नहीं, तो अभी फाइनल हुआ नहीं ना है। अगर फाइनल हुआ वो बीजेपी की सीट है और अभी फाइनल नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि जब एनडीए के शीर्ष नेता जो तय करेंगे और जो उम्मीदवार आएगा उसको सभी को मान्य होगा और सबको हम लोग मिलजुल कर उनके पक्ष में काम करेंगे। तो अभी ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी का प्रत्याशी इस सीट पर आएगा या जेडीयू का आएगा या जीतन राम मांझी अपना उम्मीदवार उतारेंगे? कहीं एनडीए में सिर फुटवल वाली बात नहीं है। सभी घटक दल एक हैं और शीर्ष नेताओं की जो निर्णय होगी, और ऐसे भी बीजेपी की वह परंपरागत सीट है, बीजेपी लड़ती है तो स्वागत है, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। सारे घटक दल के लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। ठीक, अब मैं आता हूं डॉक्टर संजय जी के पास। डॉक्टर संजय जी, 1995 में परिसीमन के बाद यह सीट चर्चाओं में आई, बनी और उसके बाद लगातार बीजेपी इस पर कब्जा जमाए हुए है। 2 चेहरे फिलहाल नजर आ रहे हैं, तीसरा बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो दिख रहा है। अब प्रत्याशी कौन होगा इस पर तो लंबा डिस्कशन होना है, लेकिन रेखा गुप्ता, जिनको कांग्रेस के से पूछे बगैर या उनसे बातचीत करे बगैर या उनको विश्वास में लिए बगैर रेखा गुप्ता को आरजेडी ने उतार दिया, और प्रशांत किशोर। एक बात तो तय है कि चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है प्रशांत किशोर के आने से। बीजेपी के लिए चैलेंज कौन बड़ा हो सकता है? बिल्कुल मैं सहमत हूं कि
चुनाव दिलचस्प होगा। देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना कि कैसे, कहां पर, किन मुद्दों पर वो कनेक्ट होती है। मैं सबको सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सांगठनिक क्षमता है, इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जातियां डाइल्यूट हो जाएगी, धर्म भी बहुत मायने नहीं रखेगा, हम बदलाव के वाहक बनेंगे और यहीं से सत्ता के खिलाफ एक शंखनाद किया जाएगा। मुद्दे की बात वो कर रहे हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता पिछली बार रनर तो रही ही थी, ठीक है, विनर नितिन नवीन जी रहे थे, लेकिन रनर तो रेखा गुप्ता रही थी। आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। आज तो मैंने कई अखबारों में देखा कि कई जो महागठबंधन की पार्टियां थी वो कह रहे थे कि जल्दी से हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि कौन साझा उम्मीदवार महागठबंधन का हो। देखिए, आरजेडी अब निर्णय लेने में बहुत देर नहीं कर रही है। अभी झारखंड का राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें जो आरजेडी के जो स्टैंड रहे, और बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के विधायकों का जो स्टैंड है, दूरियां तो दिख रही है। ठीक है, चुनाव में एक बात बन जाए, बैठ जाए, तेजस्वी जी लौटे और उसके बाद फिर एक नई रणनीति के साथ वो और भी महागठबंधन को जोड़ने में कामयाब हो जाए, वो अलग पार्ट है। लेकिन अभी तो चीजें दिख रही है। अब तेज प्रताप जी वृंदावन में है, कहाँ है, लेकिन अपना एक उम्मीदवार तो उतार दिए हैं। वो भी कहीं कह रही है कि एकदम हुंकार भरेंगे और हम वहां तो बस तस्वीर ही बदल देंगे बांकीपुर का। जनता तो बड़ा दिलचस्प तरीके से इस चीज को देखेगी। क्या वास्तव में बांकीपुर बदलाव का गवाह बनेगा? क्या जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं बांकीपुर उसका प्रयोग स्थली बनेगी, या फिर आरोप प्रत्यारोप में चीजें उलझेगी और फिर वही जातीय समीकरण, पोलराइजेशन, कास्ट वोटर कितने, वैश्य वोटर कितने, दलित महादलित कितने। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं और दो चीज इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूं। पहली चीज ये कि 6 महीने पहले इसी सीट पर इम्तिहान हुआ है जो बीजेपी ने जीता है। उसमें बड़ा फैक्टर नितिन नवीन का कह लीजिए, क्योंकि पारंपरिक सीट रही है, वो लगातार इस सीट से जीतते आए, वो चेहरा इस बार नहीं होगा। दूसरा यह कि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव नहीं लड़े थे, किसी भी सीट से नहीं लड़े थे, लेकिन प्रशांत किशोर जब इस सीट पर आ रहे हैं और नितिन नवीन चूंकि चेहरा नहीं है, तो क्या 360 डिग्री पब्लिक का जो मूड है वो घूम जाएगा? देखिए, ये दोनों सवाल जो हैं वो बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका ऑब्जेक्टिव आंसर देता हूं। बीजेपी कह रही है कि प्रत्याशी कोई भी हो, सीट तो नितिन नवीन जी का ही है ना। मतलब बीजेपी इसको अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान करके चुनाव लड़ेगी और इसकी पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर लिया है कि वो कैसे 24 वार्ड और 422 बूथ और एक वार्ड को 5 हिस्सों में बांट करके, और विधायकों को बजाते जिम्मेवारी दी गई है कि भाई अलग अलग जिले के जो विधायक हैं वो इसको, इस पार्ट को संभालेंगे। तो बीजेपी रणनीतिक तौर पर इस सीट को मान करके चल रही है कि हमको रिटेन करनी है। बिल्कुल बड़े रणनीतिकार रहे हैं, कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी 100 कमियां गिनाइए। लेकिन ये बात तो है कि मुद्दे की बात तो वो बिहार में उन्होंने करना शुरू किया, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स तो उन्होंने शुरू की, और इस बार प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार है। एक होता है क्या, वो कह रहे थे ना पिछली बार कि जब मैं ही चुनाव लड़ जाऊंगा तो बाकी लोग कहां से लड़ेंगे। सवाल इस बार भी था कि करगहर से वो नहीं लड़े, राघोपुर से लौट आए, क्या वो बांकीपुर में आजमाएंगे? इस बार तो बांकीपुर में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी राय बनती है तो मैं बांकीपुर से उतर जाता हूं। यही तो देखना है। जिस प्रबुद्ध समृद्ध अर्बन मतदाता के बारे में वो कह रहे हैं, ये जो एलिट क्लास है ये वैसा नहीं है जो आप उसको जाति में भटका देंगे, धर्म में भटका देंगे और अलग तरीके से प्रलोभन देके कर देंगे। हम इशू बेस्ड इनकी बात करेंगे, जिसके तरफ इशारा अभी वो जनसुराज के प्रवक्ता कर रहे थे कि जो वहां की जो मौलिक जरूरतें हैं बांकीपुर का, क्या वो सॉल्व हुआ? लेकिन महागठबंधन में भी रेखा गुप्ता मजबूत और सशक्त उम्मीदवार है। जब ट्रायंगुलर फाइट होगा, जब भी क्वाड्रेंगुलर फाइट होगा, फायदा में बीजेपी रहेगी। अगर प्रशांत किशोर जी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होते तो लड़ाई वास्तव में दिलचस्प होती। रेखा गुप्ता के आने के बाद फाइट तो ट्रायंगुलर दिख रहा है, कोई और कौन बन जाता है तो क्वाड्रेंगुलर होगा, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। कल तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है और
ऐसा नहीं है कि बाई इलेक्शन में हमेशा सत्ता पक्ष चुनाव जीतते रही। इसी बिहार में बुचहा का चुनाव बाई इलेक्शन में सत्ता पक्ष हार गई थी। तो बांकीपुर में कोई ऐसा नहीं है कि बस ये जाएंगे मैदान में और सत्ता पक्ष के हिस्से में ही वो सीट आ जाएगी। लड़ाई मुकाबला बड़ा दमदार होगा, दिलचस्प होगा, और देखते हैं अर्बन मतदाता इशू पर बात करते हैं, वहां पर ठहरते हैं, या फिर जाकर के वही जो अपना ट्रेडिशनल जातीय समीकरण और उसके तरफ मिल करके फिर एक बार उसी में जाकर के उलझते हैं। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी होगी। ठीक, उत्पल जी, अगर बीजेपी को हराने की रणनीति विपक्ष बना रहा है तो फिर एकजुटता भी तो दिखानी चाहिए थी आपको। देखिए, आपको मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बीजेपी को भी भरोसा नहीं है बांकीपुर की जनता पे। बहुत सुन नहीं पाया, कुछ लंबा बात हुई, संजय जी अभी बता रहे थे, अगर उनकी जानकारी सही है तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूं आपको कि 24 विधायकों को 24 वार्ड में लगाया गया है। अब बताइए, बांकीपुर की जनता पे भरोसा नहीं है क्या? और आप भी एनडीए के सारे गठबंधन की बात कर लिए, घटक की बात कर लिए, एक मंत्री भी हैं, उनको भी मौका दे दीजिए, बांकीपुर से उनकी जो मंत्रालय बची रह जाएगी। तो जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। किसकी बात कर रहा है? उधर भी रही बात, आप कह रहे, अब चलिए मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। रही बात कि आपने जो कहा है ये बांकीपुर की जनता पे छोड़ दीजिए कि बांकीपुर की जनता किन सवालों पे चुनाव लड़ने जा रही है। बांकीपुर की जनता जो सरकार चुनाव आप लड़ेंगे, वो तो वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो आप लड़ेंगे ना, वोट करेगी जनता। किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता, ये जनता तय करेगी, उन्हीं का काम है। हाँ, नहीं, देखिए पार्टियों, देखिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, सीधा सीधी बात है। पार्टियों का काम है, पार्टियों की जितनी कुव्वत है, जो कुछ भी कर सकते हैं वो उम्मीदवार देना, चुनना, रणनीति बनाना भी आपका काम और जनता जो चुनना, कांग्रेस को, लेफ्ट को रणनीति भरोसे में लेकर उम्मीदवार उतारना भी आपका काम था। प्रशांत किशोर के साथ जाना है नहीं जाना है, इस पर भी मंथन करना आपका काम था। बहुत तरह का रणनीति आपको अभी है नहीं ना, बताएंगे सारे रणनीति, थोड़ा ना भी बात करेंगे आपसे टीवी पे। हाँ। लेकिन अब जो है ना, जनता जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी वो महत्वपूर्ण है। शिशिर जी देखिए, शिशिर जी दुखी भी नजर आ रहे हैं। बुनियादी सुविधा है, अमूमन हंसते मुस्कुराते रहने वाले शख्स है वो, देखिएगा। शिशिर जी की पार्टी से सब बात हो जाएगी, मैं आश्वस्त करता हूं आपको। चलिए, ये बात को अभी यहीं रहने दीजिए, आगे चलिए। शिशिर जी कह रहे हैं कि चूंकि उम्मीदवार उतारने के बाद आपकी नाराजगी आज स्क्रीन पर नजर आई है खुलकर, चूंकि असितनाथ तिवारी जी तो खुलकर स्क्रीन पर नाराजगी जता देते हैं, शिशिर कौंडिल जी ने नाराजगी नहीं जताते। माहिर व्यक्ति हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो बातचीत कर लेंगे आपसे। यदि शिशिर जी कुछ मन भी बनाए रखे होंगे तो भी आप कुछ कहवाइएगा, तो आप पे अब मौका हमको दिया है, तो सुन तो लीजिए। नहीं, मैं शिशिर जी की तरफ चला गया ना, महत्वपूर्ण अब थोड़ा सा समय कम है, सबके पास जाना है। हाँ, जल्दी से कह दीजिए। बस 2 मिनट में कंप्लीट, 2 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा हूं, 2 मिनट में। देखिए, चुनना है बिहार की जनता, विशेष तौर पे ये उपचुनाव है तो बांकीपुर की जनता को चुनना है। जो बांकीपुर की जनता जो चुनेगी तो वो ऑलरेडी ये भी देखेगी कि 202 विधायक हमने दिया है, और 202 विधायक देने वालों को की क्या मजबूरी है कि यहाँ के शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपके टीवी पे इतना ज्यादा चर्चा चला, बावजूद इसको आप सुरक्षा नहीं दे पाए। महंगाई जैसे जो मुद्दा है जो गरीबों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, आप लगातार टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हैं। टैक्स नहीं, ये लेवी लादे जा रहे हैं, एकदम गुंडई की तरह सुनने के लिए। अब तो सुनने में आ रहा है कि एसएच पे भी आप लगाएंगे, गली सड़क पर भी टैक्स लगाएंगे। ये तमाम मुद्दा जो है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मामला ले लीजिए, आप स्वास्थ्य का देख लीजिए। आप पीएमसीएच में अभी स्वास्थ्य मंत्री गए थे, हालात देखने पे इतना मजबूर होना पड़ा उनको कि वो पीएमसीएच भी उसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो स्वास्थ्य का मामला देखिए कि उनको हटाना पड़ा। तो सारे मुद्दे हैं। अभी जो मुद्दों पे अगर बात करेंगे आप, तो हर एक मुद्दों पे बिहार और विशेष तौर पे पटना। ठीक, अब मैं जरा शिशिर कौंडिल जी का एक रिएक्शन ले लूं। सुनिए ना, अब बारिश का समय होने वाला है और बिहार सरकार के पास में नाले की पानी निकासी और उगाही कराने की पैसे नहीं है। मरम्मती तो छोड़ दीजिए, ये पूरे बिहार जानते हैं, जनता भी जान रही है। तो ये सारे सवाल जो है ना, उस पर बांकीपुर की जनता चुनाव करने वाली है। ठीक, मैं शिशिर जी का एक वो ले लूं। शिशिर जी कह रहे हैं कि अब आपसे बातचीत करेंगे, भरोसे में भी लेंगे। फोन कट गया। शिशिर जी, आवाज मिल रही मेरी?
पीयूष जी, जवाब दीजिएगा जरा उत्पल वल्लभ जी का। कह रहे हैं मुद्दे बहुत सारे हैं, सुरक्षा से लेकर तमाम। क्या पीयूष जी का भी फोन कट गया क्या? प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा पूरे नेटवर्क का जो स्टूडियो में है सभी का फोन कटा है, एक बार चेक कीजिएगा। मैं मधुरेंदु जी की तरफ जा रहा हूं। मधुरेंदु जी, मुद्दे बहुत सारे, चेहरा भी आपका सामने आया नहीं है। आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी दोनों चेहरा देने में कम से कम आपसे आगे निकल गए। संतोष जी, चेहरा से नहीं कुछ होता है। मेन है कि दल की जो नीति और सिद्धांत क्या होती है वो जनता देखती है, और राजद और कांग्रेस का जो नीति रहा है वो भ्रष्टाचार का शुरू से ही रहा है। जनता वाकिफ है, पटना की भी जनता वाकिफ है इनके 15 वर्षों के शासनकाल में, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है 21 वर्षों में, उससे भी पटना की जनता और बिहार की आवाम वाकिफ है। इसलिए कहीं कोई मुद्दा नहीं है। और जन स्वराज की जहां तक बात करते हैं प्रशांत किशोर जी को, तो वो याद कीजिए कि पिछले विधानसभा उपचुनाव भी चुनाव लड़े थे, तो उसमें भी उन्हें एक सीट भी नहीं मिली थी। पिछले 2025 में 238 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 236 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो गांव-गांव कई वर्षों से गांव-गांव घूम रहे थे, गांव-गांव में मीटिंग कर रहे थे। उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने उन्हें अपनाया नहीं और उनकी बातों में जो भ्रमित। और वल्लभ जी सुन लीजिए, अब जब समय कम हो गया तो अब आप अचानक से उस शोर से बाहर आ गए कि शिशिर मंडल जी का दिल तोड़ा है आपने। बनी है जब पार्टी के अध्यक्ष भी लालू प्रसाद यादव जी थे और मुख्यमंत्री भी लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के तो खा गए, कांग्रेस को तो ही खा गए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इसलिए ज्यादा अच्छी है और बिना पूछे हुए एक बार आजमा लेने बोलिए। ठीक, मैं शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं। हो सकता है शिशिर जी को, उत्पल जी शिशिर जी को सुनिएगा। शिशिर जी, असितनाथ तिवारी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, जो एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो किया कि अब कांग्रेस को बैसाखी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस से मान के चल रही है कि आरजेडी की जो बैसाखी थी, आरजेडी उसकी वजह से आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ा, कई बार आपको फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन में डाला गया, कई बार मनमाने तरीके से आपको सीटें दी गई। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक विशेष चरित्र है संतोष जी। वो चरित्र ये है कि वो चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी, जो भी उसके अलाई पार्टनर है उसको बराबर सम्मान देती है। हर जगह पे कांग्रेस पार्टी का ये कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। और हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलाई हैं और उनके साथ किस प्रकार का सम्मान का संबंध है, ये भी जो है वो आप चूंकि मीडिया में हैं तो आपको पता है। जाहिर सी बात है कि रेसिप्रोकेशन हम चाहेंगे, हमारा जो है हमारी अपेक्षा होगी कि आप अगर अलायंस में हैं तो जो भी एलाई पार्टनर हैं उनसे आप सम्मान पूर्वक बात करके और कुछ भी आगे का स्टैंड क्लियर करेंगे, जो कि आरजेडी ने नहीं किया। शिकायत यहां है। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको कि बहुत बहुत आभार आपका कि इस मामले में मीडिया भी बहुत अच्छा एगोनियंट की भूमिका में है। ये किसी हिसाब से उसको, और वैसे मीडिया का काम भी है, सबसे इस ब्रह्मांड के सबसे पहले पत्रकार हुए नारद बाबा, और नारद बाबा का काम क्या रहता था आपको पता ही है। उनकी नाराजगी तो कुल मिलाकर के आप सब भी उसके प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि के रूप में आप रहे, आप हैं इनफैक्ट। तो बेसिकली क्या है कि मीडिया भी इस मामले में खूब भुना रही है चीजों को, तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात मैं ये कह दूं, कांग्रेस के साथ अमूमन हर स्टेट में ये हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अखिलेश यादव जैसा चाहते हैं आपके साथ वैसा, फिर आपको उनकी शर्तों पर जाना पड़ता है। बिहार में आरजेडी ठीक वैसा ही लेकिन हश्र क्या हो रहा है? फिर सवाल पूछ, हम सवाल पूछ तो फिर आपको हमारी सिंपैथी भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, देखिए, कांग्रेस को जिसने डिच किया उसका हश्र क्या हुआ, बगल का बंगाल का उदाहरण आप देख लीजिए। माना कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गड़बड़ियां की हैं, कुछ क्या बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, लेकिन अहंकार ईश्वर का आहार है, यह प्रमाणित हो गया कि ममता दीदी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार किया, तो कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार का प्रतिफल क्या मिला उनको, ये जो है स्पष्ट है, जनता ने दिखा दिया। और आपके पास 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। 1 मिनट में रख देंगे।
संतोष जी, आप ये समझिए कि एक उदाहरण के रूप से आपको समझा रहे हैं कि अगर आपके घर के बगल में एक ही आटे वाले का दुकान है और 30-40 साल से वो आटा बेच रहा है, तो वो आटा बेचे कि मैदा दे कि सूजी दे, आपके पास विकल्प ही नहीं। अरे तो दुकानदार को देखने की भी तो आवश्यकता है ना कि वह समय मेरा खराब होगा और जो बीच में इंटरप्ट करेगा मैं उसका समय चाल और चरित्र को बिहार की जनता देख रही है। इनके चाल और चरित्र को बिहार की जनता देख रही है। इनके एक शब्द को बिहार की जनता देख रही है। इनके आजू-बाजू बैठे हुए माइक एक ही इस्तेमाल हो जाएगा। के रूप में पढ़ने वोट की चोट से नकारने का काम करेगी। इनके एक एक शब्द को, संतोष जी, इनके एक एक शब्द को बांकीपुर की डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, स्टूडियो की आवाज डाउन कर दीजिएगा। डॉक्टर संजय जी, सवाल चूंकि यह है कि प्रशांत किशोर के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है। उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में मौका था चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़े नहीं, ना राघोपुर सीट से लड़े ना कराघर से लड़े। अब चूंकि वो ऐसी सीट पर आ रहे हैं जो बीजेपी की सबसे बड़ा किला मान लीजिए इस सीट को। आ रहा हूं पहले विवेक जी, आ रहा हूं, दोबारा से आऊंगा। जो इंटरप्ट करेगा उसका समय काटूंगा मैं। बिहार की जनता देख रही है ऐसे दुकानदार को। संजय जी की तरफ रखना, बाकी सभी की आवाज डाउन कर दीजिएगा। संजय जी, क्या इस बार प्रशांत किशोर फेल हो गए तो बिहार की पब्लिक का जो भरोसा है उन पर, जो उनकी छवि है रणनीतिकार होने की, क्योंकि एक इम्तिहान में वो फेल हो चुके हैं अभी विधानसभा चुनाव में, ये बड़ी तोहमत नहीं लग जाएगी उनके ऊपर? एक बड़ा रिस्क नहीं ले लिया प्रशांत किशोर ने? नहीं, देखिए, राजनीति में जीत और हार से किसी व्यक्ति का अस्तित्व तय नहीं होता है। ठीक है, प्रशांत किशोर हार जाएं, प्रशांत किशोर जीत जाएं, लेकिन कम से कम वो लड़ने के लिए तो तैयार हुए। पहले तो वो लड़ ही नहीं रहे थे। अब इस बार उन्होंने मन बनाया कि ठीक है हम लड़ेंगे, तो ये तो तय जनता को करनी है कि वो प्रशांत किशोर जी को सदन में भेजेंगे। अब वो तो दावा तो कर रहे हैं कि अगर हम सदन में जाते हैं तो 242 विधायकों पर हम भारी पड़ेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। क्या जनता इस पर मुहर लगाएगी? इसलिए मैं हार जीत से इस चीज को नहीं देखता हूं। प्रशांत किशोर लड़ने के लिए तैयार हुए, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर जनता मुहर बार बार बीजेपी के ही उम्मीदवार या बीजेपी के कैंडिडेट को ही जीत करके या जिता करके सदन में भेजने के लिए मन बनाती है, तो वहां पर तो उनके जो कहीं ना कहीं जो अभेद्य दुर्ग कहते हैं उसको भेदने के लिए विपक्षी एकजुटता की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही विपक्ष के अलग अलग पार्ट से लोग उम्मीदवार उतारेंगे, निश्चित रूप से बीजेपी मजबूत होगी। अगर प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार होते विपक्ष के, या प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार को समर्थन करते, तब यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की होती। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट जैसे ही होगा, वह ट्रायंगुलर फाइट जैसे ही होगा, ये चीजें थोड़ा सा मैं मानता हूं कि एज मिल जाएगा बीजेपी को। रह गई बात प्रशांत किशोर जी को, वो तो खुद मैदान में इस बार चले ही गए हैं और कहे ही है कि मैं बदलाव से पीछे नहीं हटूंगा, जीत और हार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं उस लड़ाई को जनता किस रूप में लेती है और जनता किसके साथ खड़ी होती है। विवेक जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। पीयूष जी, इसके बाद आपको मौका दूंगा, इसके बाद दूंगा, गौर से सुनिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। म्यूट कर संतोष जी, जब मैं भी बोलूंगा तो इन्हें म्यूट करना होगा। हाँ, ठीक है, चूंकि ये डिबेट डील डन। आप इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। संतोष जी, विवेक जी ये बोलेंगे। विवेक जी, मुद्दे पर मैं अपनी बात को रखता हूं। ये मुद्दे पर आ रहे हैं। ये चुनाव हम लोग जनता को क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग जनता को अपील कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने कहा 25 से 30, फिर से नीतीश, ये मैंडेट दिया, हम लोगों ने कबूला कि हम लोग हार गए। लेकिन पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनाया गया। हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं, और उस समय जो जनसुराज को वोट देना चाहते थे वो कह रहे थे कि भैया अगर जनसुराज को देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। हमारा जनता से अपील है कि इस बार आपके पास अवसर है कि क्या आप 202 से 203 करना चाहते हैं इनका विधायक का सीट, या आप बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा देना चाहते हैं जहां पर जाति धर्म पार्टी से उठकर जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, अगर आपको प्रशांत किशोर से बढ़िया कोई कैंडिडेट लग रहा है तो दीजिए ना, लेकिन जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। आखिरी 1 मिनट आपका। तो ना
ना जंगल राज आएगी और ना भाजपा की सरकार जाएगी। भाजपा की सरकार राजनीति रहेगी, का मूल आप मंत्र विकल्प जन चुनिए। सेवा है। राजनीति का मूल मंत्र जन सेवा होता है। पिछले 7 महीना पहले बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव हारने के बाद, हार और जीत चुनाव में होता है, लेकिन चुनाव 7 महीने पहले चुनाव हारने के बाद जन कल्याण, जन सेवा के, जनहित के मुद्दे पर एक भी बात की अपनी आवाज न उठा करके आज प्रशांत किशोर अपनी प्रासंगिकता, राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अवसर ढूंढकर बांकीपुर की जनता के बीच में आने का काम किया है। लेकिन बांकीपुर की जनता आज डबल इंजन की जो सरकार विकास, स्थिरता और सुशासन की है, उस पर मुहर लगाने का काम करेगी। ठीक, इसी पॉइंट पर